तो भाई वायल का नियम याद रखना, गैसीय नियम बनाने हमें और गैसीय नियम सिद्ध करने हैं अणुगति सिद्धांत के आधार पर। अणुगति सिद्धांत क्या था देखो, हम कहेंगे बात मत करो, देखो जरा अणुगति सिद्धांत, अणुगति सिद्धांत से, और अणुगति सिद्धांत से पी बी बराबर 1/3 mn u स्क्वायर। इसे सॉल्व कर करा के हमारे पास एक समीकरण बनी थी 2/3 ई के, याद आ रहा होगा, पी वी बराबर 2/3 ई के, इसकी जो जगह सॉल्व कर लिया था हमने, ये इतना आया। अब ई के बराबर जो आया है वो 3/2 के टी आया, याद है, ई के बराबर 3/2 के टी। इससे तो कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, के टी और ये पी वी, ठीक है, ये आ गया है। अब पी वी बराबर के टी आया है, के क्या है वहाँ, वोल्टेज में नियतांक है, नियतांक। अब ठीक है, ये नियतांक हो गया, और ये ताप जो ना, क्योंकि वायल का नियम जो होता है वो नियत ताप पर होता है, तो ताप नियत हो गया, तो ये भी नियतांक बन गया, ये भी नियतांक बन गया, दोनों नियतांक बन गए। नीचे ले जाएंगे हम पी को, तो बी बराबर जो है के टी और अपॉन पी, हम कहेंगे नियत ताप पर, और नियत ताप पर क्या होगा, देखो ताप नियत है, ये पहले से नियत है, दोनों नियतांक जो है वो यहाँ आ जाएंगे और ये अनुक्रमानुपाती बन जाएगा। उल्टा सोचो, जब अनुक्रमानुपाती होता था तो अनुक्रमानुपाती हटाकर हम बराबर लगा देते और नियतांक से गुणा करते थे। अब नियतांक जब वापिस इसमें आ जाएगा तो अनुक्रमानुपाती बन जाएगा। बी अभी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह बन गया 1/p, ठीक है जी। क्या चीज़ है, नियत ताप है, नियत ताप है, और यही वायल का नियम है। यही वायल का नियम क्या है कि नियत ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहाँ से निकाले हमने, अणुगति सिद्धांत से, तो अणुगति सिद्धांत से वायल का नियम आ गया। इसके बाद जो है चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम तो आएगा बाद में भी, यहाँ लिख देंगे यही वायल का नियम है, अर्थात, और अर्थात क्या है, ऐसे लिख देंगे नियत ताप पर पूरा नियम, ऐसे यहाँ पूरा नियम उतार देंगे, तो ये उतार दो, फिर चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के नियम में देखो, चार्ल्स के नियम में अणुगति ऐसे लिखा होगा, अणुगति सिद्धांत, यहाँ से ये सब आ जाएगा, ये भी सब आ जाएगा, और जी आ जाएंगे हम यहाँ तक। क्या आया है, पी बी बराबर के टी। अब चार्ल्स का नियम जो है वो नियत दाब पर होता है, नियत दाब पर, तो दाब जो वो तो नीचे लेके चले आएंगे, बी बराबर के टी और अपॉन पी। अब के तो ऑलरेडी नियतांक है, पी नियतांक हम मानेंगे क्योंकि वो नियत दाब पर होता है, तो जब नियत दाब पर होगा तो दाब भी नियतांक हो गया और ये भी नियतांक हो गया, दोनों नियतांक हो गए, तो नियतांक तो इसमें चले जाएंगे, तो बी अनुक्रमानुपाती किसके बचेगा, टी के, तो हम कहेंगे नियत दाब पर, और बी अनुक्रमानुपाती हो जाएगा टी के। यही चार्ल्स का नियम है। ये चार्ल्स का नियम है, अर्थात, और यहाँ चार्ल्स का नियम लिख देंगे। तो पहले पूरा उतारेंगे यहाँ तक और उसके बाद में ये उतारेंगे। चार्ल्स का नियम क्या था, नियत दाब पर किसी गैस का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है।
नियम लिख दे, नियम। एवोगाद्रो का नियम अब सुन लो एक मिनट जरा। एवोगाद्रो का नियम को ज़्यादा करना नहीं होता हमें। हम कहेंगे अणुगति सिद्धांत से और वो है पी बराबर 1/3 mnu²। अब देखो ताप भी नियत रहता है, दाब भी नियत रहता है। तो ताप और दाब जब नियत रहेगा तो अणुओं की जो संख्या होती है, देखो इसे नीचे लेके चले आएंगे तो B बराबर 1/3 mn²/p। संख्या है वो भी नियतांक है, द्रव्यमान नियतांक है, वेग नियतांक मान लेंगे। तो हम कहेंगे नियत ताप पर ताप भी नियत हो गया। ये और ये सब नियतांक ले आएंगे तो B अनुक्रमानुपाती है। तो हम कहेंगे यही नियम है। उसके बाद यहाँ लिख देंगे समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इसके बाद एक और नियम कहलाता है गैसीय नियम, और वो है ये डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। देखो जो अणुगति सिद्धांत में हमने पॉइंट लिखवाए थे उन्हीं का यूज करेंगे, क्योंकि डाल्टन का कोई सूत्र तो होता नहीं है। उन्होंने सीधा यही बताया था कि गैसों के मिश्रण का कुल दाब जो होता है वो उनके अलग अलग घटकों के योग के बराबर होता है नियत ताप पर। तो अणुगति सिद्धांत में क्या बोला था कि एक तो अणु आपस में कभी भी आकर्षण नहीं करते हैं, स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं, वो पात्र की दीवारों से टकराते हैं और दाब उत्पन्न करते हैं। तो अगर एक अणु टकराएगा तो एक दाब उत्पन्न करेंगे, अगर दो गैसों के अणु टकराएंगे तो दो दाब उत्पन्न होंगे। ऐसे 3-4 जितने भी गैसों के अणु पात्र की दीवार से टकराएंगे वो उतना ही दाब उत्पन्न करेंगे, और वो दाब जो होगा कुल दाब के बराबर होगा। यही अणुगति सिद्धांत है और यही डाल्टन का नियम है। तो ये बात हिंदी में लिखेंगे, सिद्ध तो कुछ करना होता नहीं है इसमें। तो इसमें लेंगे अणुगति सिद्धांत के अनुसार, अणुगति सिद्धांत के अनुसार अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैस के अणु स्वतंत्र रूप से सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं। स्वतंत्र रूप से सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं और उनके मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है। जब यह गैस के अणु पात्र की दीवारों से टकराते हैं, जब यह गैस के अणु पात्र की दीवारों से टकराते हैं तो दाब उत्पन्न करते हैं। दाब उत्पन्न करते हैं। गैस के मिश्रण में
गैस के मिश्रण में घटकों का आंशिक दाब मिश्रण के कुल दाब के बराबर होता है। मिश्रण के कुल दाब के बराबर होता है। यही डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है। यही डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है। याणुगत सिद्धांत से गैसीय नियमों की व्याख्या हो गई है। हेडिंग लिखेंगे आदर्श गैस। हेडिंग आदर्श गैस। इससे ना गैलो-सैक का नियम नहीं होता है। दरअसल गैलो-सैक का नियम सिर्फ एक तरीके से चार्ल्स के नियम का थोड़ा सा दूसरा रूप होता है। वो गैसीय नियम यही माने जाते हैं। और अगर जो करना भी चाहोगे गैलो-सैक का नियम आ जाए तो सारे नियम करने नहीं होते। तो अभी हमारे पास PV बराबर KT आया था और गैलो-सैक का नियम क्या होता है P अनुक्रमानुपातिक T। तो ये और ये नियत बन जाएंगे। उसमें आयतन नियत हो जाता है ना, तो वो इसी से आ जाएगा। तो हो गया आदर्श गैस। देखो ऐसी गैसें या वे गैसें जो आदर्श गैस समीकरण का पालन करती हैं, PV बराबर nRT का पालन करती हैं, इसके अनुसार चलती हैं, वो सब आदर्श गैसें कहलाती हैं। तो हम कहेंगे वे गैसें जो आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT का पूर्ण रूप से पालन करती हैं सभी परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, ताप दाब कुछ भी हो, लेकिन PV बराबर nRT होगा। PV बराबर nRT का कैसे पालन करेंगे कि जैसे कोई भी गैस है उसके दाब और आयतन का जो गुणनफल होगा वो उसके ताप और इनके गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होगी किसी भी गैस की। तो अगर ऐसा बराबर आ जाए, ये समीकरण बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे वो गैस आदर्श गैस है। और याद रखना दुनिया में आदर्श गैस कोई नहीं है, ठीक है जी। सारी की सारी वास्तविक गैस होती हैं, यानी कि दुनिया में कोई भी गैस इस समीकरण का पालन नहीं करती है। लगभग इसके बराबर पहुंच जाती हैं, लेकिन पूरी तरीके से कोई पालन नहीं करती है। तो कोई कहे फिर ये बनाई क्यों है? इसलिए बनाई है ताकि हर कोई इसकी कॉपी करे कि इसके आदर्श गैस के करीब पहुँचाओ। जैसे एक मानक बना देते हैं कि भाई उतना इसका मानक है, जो वहाँ तक पहुँच पाएगा वो आदर्श गैस कहलाएगा। तो अभी तक कोई पहुँच नहीं पाया, ऐसा कहने का मतलब ये है। अभी उम्मीद ये है कि भविष्य में कभी ना कभी खोजी जाएगी। अब वो ना खोजी जाए बात अलग है, लेकिन उम्मीद है कि आदर्श गैस कभी ना कभी बनेगी। तो ये आदर्श परिस्थिति होती है। दरअसल अभी तुम आगे चल के आदर्श कृष्णिका पढ़ोगे, आदर्श गैस पढ़ोगे, आदर्श विलयन पढ़ोगे, आदर्श चालक पढ़ोगे, तो ये सब जो आदर्श होता है ना, आदर्श दुनिया में कुछ नहीं होता है, समझ गए। आदर्श का मतलब होता है हमेशा कोई भी चीज़ कंप्लीट त्रुटिपूर्ण रहित, यानी कि उसमें 1% भी कोई भी कमी ना हो, परफेक्ट हो। और दुनिया में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसमें कमी ना हो, कुछ ना कुछ कमी हर किसी में होती है। तो ऐसी गैसों में भी कोई ना कोई कमी होती है, और वो आदर्श कुछ नहीं है, समझिए। तो फिलहाल परिभाषा लिख रहे हैं क्योंकि आती रहती है, लिखेंगे वे गैसें जो ताप दाब वे गैसें जो ताप दाब की सभी परिस्थितियों में आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT का पालन करती हैं, PV बराबर nRT का पूर्ण रूप से पालन करती हैं। पूर्ण रूप से पालन करती हैं, आदर्श गैस कहलाती हैं। आदर्श गैस कहलाती हैं।
अब आदर्श गैस के बाद आ जाती है वास्तविक गैस है। वास्तविक गैस है जो हमारे पास होती हैं, रियल गैस। वास्तविक गैस, वास्तविक जो हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, प्रोटीन, ये तुम सब देखते रहते हो। इसमें लेंगे वे गैसें जो ताप दाब की किसी भी परिस्थिति में आदर्श गैस समीकरण का पालन नहीं करती हैं। नहीं शब्द ऐड करना है वहाँ पूरे ऊपर वाली परिभाषा में। वे गैसें जो ताप दाब की किसी भी परिस्थिति में आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT का पालन नहीं करती हैं। नहीं करती हैं, वास्तविक गैसें कहलाती हैं। संपीड़ितता कारक, देखो संपीड़ितता कारक को Z से दर्शाते हैं और ये PV अपॉन nRT के अनुपात को कहते हैं। अगर यदि Z का मान जो है वो 1 आता है तो वह गैस आदर्श गैस है, और यदि Z बराबर नहीं होता है 1 के, तब वह वास्तविक गैस है। ठीक है जी। और सुनो सर, यदि Z का मान बड़ा है 1 से तो वास्तविक गैस धनात्मक विचलन प्रदर्शित करती है, और यदि Z का मान छोटा है 1 से तो वास्तविक गैस ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करती है। देखो आदर्श गैस के ऐसे है जैसे कि ये लाइन खींच दी और हम कहेंगे ये आदर्श गैस की लाइन है P बराबर nRT की। तो अब हम कोई वास्तविक गैस लेके जाएंगे तो या तो वो गैस इसके ऊपर जाएगी या गैस वो इसके नीचे जाएगी, इस लाइन के अकॉर्डिंग नहीं जाएगी यार। या तो इस लाइन से ज़्यादा होगी या कम होगी। ठीक है जी। अगर ज़्यादा होगी तो धनात्मक विचलन दर्शा रही है, अगर कम होगी तो ऋणात्मक विचलन दर्शा रही है। समझ गए? तो या तो वो उसका ज़्यादा कहना मानेगी या उसका कम कहना मानेगी, बराबर कहना नहीं मानेगी, उसका अकॉर्डिंग चलेगी नहीं। हम कहेंगे भाई सीधे रास्ते पे चलना है। अब कोई कहे यार मैं तो इस रास्ते पे नहीं चलूंगा, तो क्या करेगा? या तो इधर की ओर चलेगा, इधर की ओर चलेगा। ठीक है जी, क्योंकि बीच में तो वही रास्ता है, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो वही चीज़ है, अगर ज़्यादा दर्शाएंगे Z का मान ज़्यादा हो जाएगा तो धनात्मक विचलन, और Z का मान कम हो जाएगा तो ऋणात्मक विचलन। तो पहले यहाँ इसकी परिभाषा लिखेंगे कि PV तथा nRT के अनुपात को संपीड़ितता कारक कहते हैं। लिखेंगे पहले फिर जो संपीड़ितता कारक हेडिंग डाल दो, इसमें लेंगे आदर्श गैस
तथा वास्तविक गैस, गैसों कर देना जरा, आदर्श गैसों तथा वास्तविक गैसों के विचलन को एक कारक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कारक द्वारा प्रदर्शित करते हैं जिसे संपीड़ितता कारक कहते हैं, जिसे संपीड़ितता कारक कहते हैं। जिसे संपीड़ितता कारक कहते हैं। इसका मान पीवी तथा एनआरटी के अनुपात के बराबर होता है। पीवी तथा एनआरटी के अनुपात के बराबर होता है। पीवी तथा एनआरटी के अनुपात के बराबर होता है। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जेड। जेड से प्रदर्शित करते हैं। ये सब उतार लेंगे। हो गए? क्रांतिक ताप, हेडिंग क्रांतिक ताप। इसे लेंगे वह ताप जिसके नीचे, क्रांतिक ताप में लिख रहे हैं टेम्परेचर, वह ताप जिसके नीचे कोई गैस, वह ताप जिसके नीचे कोई गैस दाब आरोपित करने पर द्रव अवस्था में आ जाती है। द्रव अवस्था में आ जाती है, क्रांतिक ताप कहलाता है। कोई गैस द्रव अवस्था में आ जाती है, क्रांतिक ताप कहलाता है। क्रांतिक ताप से ऊपर कोई भी गैस, क्रांतिक ताप से ऊपर कोई भी गैस द्रव अवस्था में नहीं आती है। क्रांतिक ताप से ऊपर कोई भी गैस द्रव अवस्था में नहीं आती है, चाहे उस पर कितना भी दाब क्यों ना आरोपित किया जाए, चाहे उस पर कितना भी दाब क्यों ना आरोपित किया जाए। क्यों ना आरोपित किया जाए। हो गए? देखो क्या परिभाषा लिखी अभी हमने। जैसे किसी पात्र में गैस है, ये गैस क्या हुई, हमने इस पर दाब आरोपित किया, बिल्कुल लगा दिया, इस पे पिस्टन से दबा रहे हैं, हमसे दबा
दबारें तो गैस जब नीचे दबेगी यहाँ आ जाएगी गैस, तो इसके अणु फिर पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। तो जब अणु पास पास हो जाते हैं तो वो द्रव बन जाता है, और ज़्यादा पास पास हो जाएंगे तो ठोस बन जाएगा। तो ऐसा ताप जिस पर कोई भी गैस द्रव अवस्था में आ जाती है उसे क्रांतिक ताप कहते हैं, और इसे TC से प्रदर्शित करते हैं। TC, ठीक है ना, लिखा है वाली बात नहीं लिख देना। इसे TC से प्रदर्शित करते हैं। T से टेम्परेचर होता है, C से क्रिटिकल होता है, क्रिटिकल मीन्स क्रांतिक, इसे TC से प्रदर्शित करते हैं। अगर ताप क्रांतिक ताप से ज़्यादा है, तुम उस पर दाब लगा रहे हो ना, तो वो द्रव अवस्था में नहीं आएगी, चाहे कितना भी दाब लगा दो, नहीं। इसके बाद हेडिंग आ जाता है क्रांतिक दाब, क्रिटिकल प्रेशर। इसमें लिखेंगे, देखो ये तो क्रांतिक ताप था, किस ताप पर गैस द्रव अवस्था में आई। अब सोचो ताप तो ये 50 था, लेकिन हमने यहाँ दाब कितना लगाया, सोचो यहाँ दाब जो 100 पास्कल लगाया, तो क्रांतिक ताप पर वह दाब जिस पर कोई गैस द्रव अवस्था में आ जाती है वो क्रांतिक दाब कहलाता है, ठीक है जी। तो कुछ ना कुछ दाब तो लगाया होगा, जितना भी दाब लगाया होगा वो क्रांतिक दाब कहलाएगा। लिखेंगे क्रांतिक ताप पर, क्रांतिक ताप पर, क्रांतिक ताप पर किसी गैस का वह दाब, क्रांतिक ताप पर किसी गैस का वह दाब, वह दाब जिस पर वह द्रव अवस्था में आ जाती है, जिस पर वह द्रव अवस्था में आ जाती है, जिस पर वह द्रव अवस्था में आ जाती है, क्रांतिक दाब कहलाता है। इसे PC से प्रदर्शित करते हैं, P और ये C, इसे PC से प्रदर्शित करते हैं। मार्कर होते हैं हमारे पास। इसमें लिखेंगे हेडिंग, इसके बाद क्रांतिक आयतन PC, इसके बाद है क्रांतिक आयतन। देखो उधर क्रांतिक ताप पर और क्रांतिक दाब पर किसी गैस के 1 मोल द्वारा जितना भी आयतन घेरा जाता है, 1 मोल जितना भी आयतन घेरेगा वो उसका क्रांतिक आयतन कहलाएगा, ठीक है जी, कि गैस कितनी जगह घेर रही है। लिखेंगे क्रांतिक ताप व क्रांतिक दाब पर क्रांतिक ताप व क्रांतिक दाब पर गैस के 1 मोल गैस के 1 मोल द्वारा घेरे गए आयतन को, गैस के 1 मोल द्वारा घेरे गए आयतन को क्रांतिक आयतन कहते हैं। इसे PC से प्रदर्शित करते हैं, P UB वाला कैपिटल है सब। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए आता है, ये लिख देंगे जूल थॉमसन प्रभाव। जूल थॉमसन प्रभाव, जूल वैज्ञानिक अलग हैं, थॉमसन अलग हैं, ये थॉमसन जो होते हैं, तो जूल थॉमसन प्रभाव। किसके साथ जाना है, कोई है
अपना आप चले जाओगे किस चीज़ आई थी? कोई बात लिखेंगे। देखो रुद्धोष्म परिस्थिति में, और यह है रुद्धोष्म। रुद्धोष्म परिस्थिति में, अभी इसकी परिभाषा तुम इससे अगले चैप्टर में पढ़ोगे। रुद्धोष्म क्या होता है? रुद्धोष्म परिस्थिति में देखो, रुद्धोष्म परिस्थिति वो होती है जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। रुद्धोष्म परिस्थिति में जब किसी गैस को रुद्धोष्म परिस्थिति में जब किसी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित किया जाता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित किया जाता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, तो उसके ताप में कमी आ जाती है, तो उसके ताप टेम्परेचर में कमी आ जाती है। यह घटना कमी आ जाती है, यह घटना जूल थॉमसन प्रभाव कहलाती है। कमी आ जाती है, यह घटना जूल थॉमसन प्रभाव कहलाती है। बस जी, मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है वान डेर वाल्स समीकरण। वान डेर वाल्स समीकरण वान डेर वाल्स समीकरण में इंपोर्टेंट है ये। अभी समीकरण स्थापित करेंगे, पहले लिख रहे हैं इसके बारे में। वान डेर वाल्स ने आदर्श गैस समीकरण में, वान डेर वाल्स ने आदर्श गैस समीकरण में संशोधन करके, वान डेर वाल्स ने आदर्श गैस समीकरण में संशोधन करके एक नई समीकरण प्रस्तुत की, एक नई समीकरण प्रस्तुत की, एक नई समीकरण प्रस्तुत की जिसे एक नई समीकरण प्रस्तुत की जिसे वान डेर वाल्स समीकरण कहते हैं। समीकरण कहते हैं। बस जी, यहाँ तक लिखेंगे। अब यहाँ से समीकरण स्थापित होनी शुरू होगी और तुम्हारा कल होगा, वो निकालेंगे।